हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट के बारे में। साथ ही हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मींस ऊष्मागतिक प्रायिकता के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स मींस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह देखेंगे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के द्वारा हम क्या स्टडी करते हैं। So Maxwell-Boltzmann statistics shows an average distribution of particles in different energy states which are in thermal equilibrium. कि मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन सांख्यिकी ऊष्मीय साम्य अवस्था में विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में कणों के औसत वितरण को प्रदर्शित करती है। कि हमारे पास में सपोज कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में वो पार्टिकल है जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो उन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में पार्टिकल्स का एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का होता है उसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के द्वारा शो करते हैं। सो ये तो अभी हमने बात की कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स हमें क्या रिप्रेजेंट करती है। आगे हम बात कर रहे हैं कि ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कहाँ होती है। इस स्टैटिस्टिक्स को हम दो कंडीशंस में अप्लाई करते हैं कि एक तो जब सिस्टम का टेम्परेचर हाई होता है और डेंसिटी लो होती है, मींस लो पार्टिकल डेंसिटी, निम्न संख्या घनत्व और उच्च ताप के लिए इस सांख्यिकी को लागू किया जाता है। अब हमारा आगे इस टॉपिक में पर्पस ये है कि हमें इस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है जिसके द्वारा हम सिस्टम में पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन को हम शो कर सकें। उसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि सपोज कोई एक सिस्टम है, एक कोई तंत्र या निकाय है और इस सिस्टम में कैपिटल N पार्टिकल्स है, मींस कैपिटल N पार्टिकल से मिलके बना हुआ एक सिस्टम है जिसमें ये जो सभी पार्टिकल्स हैं ये डिस्टिंग्विशेबल है, मींस ये सभी कण एक दूसरे से विभिन्न हैं। अब हम ये कह रहे हैं विभिन्न है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग यह है कि सपोज इस सिस्टम में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट हैं। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कैसे प्रेजेंट है कि सपोज E1 एनर्जी स्टेट में एग्जिट करने वाले पार्टिकल्स का नंबर है N1, कि मींस इस सिस्टम में जो टोटल देखो N जो है वो टोटल पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम उसमें कह रहे हैं कि इन टोटल N पार्टिकल्स में से N1 पार्टिकल्स तो ऐसे हैं जिनकी एनर्जी E1 है, N2 पार्टिकल्स की एनर्जी E2 है, N3 पार्टिकल्स की एनर्जी E3 है एंड सो ऑन। हमने क्या करा है कि इन जो N पार्टिकल्स था उनको हमने अलग अलग एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और वो एनर्जी लेवल्स हमने इस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं E1, E2, E3 एंड सो ऑन। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स कुछ कंडीशंस या कुछ कॉन्स्टेंट्स को फॉलो करती है, जिसमें पहला कॉन्स्टेंट हम ये कहते हैं कि दिस स्टैटिस्टिक्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑल द पार्टिकल्स हु आर आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल, कि जिसमें सभी कण सर्वसम और विभिन्न होते हैं, उस केस के लिए यह सांख्यिकी लागू होती है। आगे हम बात कर रहे हैं दूसरे कांस्टेंट की। दूसरे कांस्टेंट के अकॉर्डिंग चिरसम्मत यांत्रिकी में किसी भी कला कोष्ठिका में कला बिंदुओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि हम फेज स्पेस को कैसे हम डिवाइड करते हैं, सेल्स में, ठीक है। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि जो फेज स्पेस है, हमने जिस फेज स्पेस को फेज सेल में डिवाइड किया है, उस फेज सेल में फेज पॉइंट के नंबर के लिए किसी प्रकार का कोई कांस्टेंट नहीं होता है। आगे हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की, which says that total number of particles in system remains constant.
कि निकाय में कुल कणों की संख्या का मान नियत होता है। अब वो नियत कैसे होता है, देखिए हमने यहाँ पे डायग्राम में कहा है E1 एनर्जी वाले पार्टिकल्स का नंबर N1 है, E2 वाले पार्टिकल्स का नंबर N2 है और E3 एनर्जी वाले पार्टिकल्स का नंबर N3 है। तो यदि हम इन सब पार्टिकल्स के नंबर को सम कर दें N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन Ni, तो यहाँ से हमें एक सिस्टम के लिए पार्टिकल्स का टोटल नंबर मिलेगा और ये नंबर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। मींस मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट n इज इक्वल टू द n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन ni, दैट इज इक्वल टू द समीशन ओवर ni दैट रिमेन्स कांस्टेंट। आगे हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट सेज दैट total energy of system is equal to the sum of energy of particles in different energy states, कि सिस्टम की जो कुल ऊर्जा है वो बराबर होती है विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में स्थित कणों की ऊर्जाओं के योग के बराबर। देखिए हमने क्या बोला, विभिन्न ऊर्जा स्तर, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। और वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स क्या है, E1, E2, E3 एंड सो ऑन। और इन एनर्जी लेवल्स में पार्टिकल की एनर्जी का जो सम होगा दैट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो देखिए हम ये कह रहे हैं कि E1 एनर्जी कितने पार्टिकल्स की है, N1 पार्टिकल्स की है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, E1 इंटू दी N1। सिमिलरली E2 एनर्जी रखने वाले पार्टिकल्स का नंबर कितना है, N2। E3 एनर्जी रखने वाले पार्टिकल्स कितने हैं, N3। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें सिस्टम की टोटल एनर्जी बतानी है तो उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, E1 इंटू N1 प्लस E2 इंटू N2 प्लस E3 इंटू N3 एंड सो ऑन लाइक दिस। यहाँ इसे समीशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट E विल बी इक्वल टू द समीशन ओवर EI Ni दैट इज इक्वल टू द कांस्टेंट। अब आगे हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की, ऊष्मागतिक प्रायिकता की, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब देखिए अभी क्योंकि हमने कहा है, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमने कहा कि हमारे पास में टोटल पार्टिकल्स तो n है और इन n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स में से हम N1, N2 और N3 सो ऑन पार्टिकल्स को करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स E1, E2, E3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। E1, E2, E3 एनर्जी लेवल में इन पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं और उन डिफरेंट वेज को हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक W1 दैट विल बी इक्वल टू द फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ Ni। यहाँ पे कैपिटल N क्या है, पार्टिकल का टोटल नंबर, एक सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं उनका नंबर है कैपिटल N, और Ni है एक पर्टिकुलर सेल में पार्टिकल्स का नंबर। अब आगे अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने किसी ith सेल को हमने छोटे छोटे सब सेल्स में डिवाइड कर दिया है, तो जब हम यहाँ ऐसे सेल को छोटे i सब सेल्स में डिवाइड करते हैं और हमने यह बोला कि हमने कितने सब सेल में डिवाइड किया है, Gi सब सेल में, तो उस केस में Gi यहाँ पे इस सेल की डीजेनरेसी कहलाती है। इसको हम कहते हैं इसकी अपभ्रष्टता कहते हैं। तो ये i वे सेल के करस्पॉन्डिंग उसकी डीजेनरेसी होगी कि हम किसी भी i वे सेल में पार्टिकल्स को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो W2 की वैल्यू हम देते हैं पाई, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द Gi की पावर ऑफ Ni। अब अगर हमें यहाँ इस सिस्टम के लिए रिजल्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बतानी है तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है W दैट इज इक्वल टू द W1 इंटू W2। अभी हमने ऊपर W1 और W2 दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे तो हमें रिजल्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी यानी कि उस निकाय की परिणामी ऊष्मागतिक प्रायिकता का मान मिलेगा, एंड दैट इज इक्वल टू द फैक्टोरियल n
pi I of the gi raised to the power ni upon of factorial of ni। हम यहाँ पे इस इक्वेशन का लॉग लेंगे। सो लॉग ऑफ w की वैल्यू इक्वल होगी लॉग ऑफ फैक्टोरियल n प्लस समीशन ओवर ni log of gi माइनस log of फैक्टोरियल ni। अब आगे हमने यहाँ पे एक स्टर्लिंग फॉर्मूला यूज में लिया है। स्टर्लिंग फॉर्मूला सेज दैट log of factorial n is equals to the n log n minus n। जब यहाँ से हमने इस स्टर्लिंग फॉर्मूला को इस प्रीवियस इक्वेशन में पुट अप किया तो हमें रिलेशन मिलता है दैट log of w is equal to the n log n minus n plus summation over ni log of gi minus summation over ni log of ni plus summation over ni। माइनस ऑफ ni यहाँ से प्लस ni, दैट प्लस समीशन ओवर ni क्या होगा प्लस n, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो log ऑफ w की वैल्यू हमें मिलती है n log n प्लस समीशन ओवर ni log ऑफ gi माइनस समीशन ओवर ni log ऑफ ni। बट जब हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, चिरसम्मत यांत्रिकी यह कहती है कि सभी सूक्ष्म अवस्थाएं समान रूप से संभाव्य होती है। मीन्स ऑल स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। इट मीन्स कि सभी स्टेट्स के पाए जाने की एक इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है और उस केस में ये जो स्टेट होती है वो मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। यह अवस्था अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता को व्यक्त करती है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि log ऑफ w की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो उस केस में इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। सो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर रहे हैं इस कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई करते हुए। सो d log of w will be equal to the 0 means summation over I log of gi dni minus summation over ni upon ni dni minus summation over log of ni dni will be equal to the 0। जब हमने ऊपर कॉन्स्टेंट्स की बात की थी तो हमने कहा था कि समीशन ओवर dni की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम में पार्टिकल्स का टोटल नंबर कांस्टेंट रहता है। पार्टिकल्स के नंबर में किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो अगर पार्टिकल्स के नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो समीशन ओवर dni की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। सो इन दैट केस ये जो जिसको मैं पॉइंटर से पॉइंट आउट कर रही हूँ ये वाली टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी और रिमेनिंग टर्म हमें मिलेगी समीशन ओवर i log ऑफ gi माइनस ऑफ log ऑफ ni dni दैट इज इक्वल टू दी 0। और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीशन ओवर log ऑफ gi अपॉन ni dni विल बी इक्वल टू दी 0। आगे हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने से पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के कॉन्स्टेंट्स को हम ये अप्लाई करते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के प्रतिबंध को अप्लाई करते हैं, जिसमें हमने कहा था कि एक तो सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है और दूसरा कि सिस्टम में पार्टिकल्स का नंबर कांस्टेंट रहता है। तो अगर पार्टिकल का नंबर कांस्टेंट है तो dn की वैल्यू 0 के बराबर होगी और de की वैल्यू 0 के बराबर होगी। मींस एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो अब हम यहाँ पे अनिर्धारित गुणांकों की लैग्रांजे विधि मींस लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड को यूज में लेंगे, जिसमें हमने इक्वेशन नंबर a को अल्फा से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर b को बीटा से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर a को हमने माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर b को हमने माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया और इस प्रीवियस इक्वेशन में हमने उनको एडअप किया। यहाँ से हम देख सकते हैं, आप ऑलरेडी बीटा और अल्फा के बारे में प्रीवियस यूनिट्स में डिस्कस कर चुके हैं। सो समीशन ओवर log ऑफ gi अपॉन कैपिटल Ni माइनस अल्फा माइनस बीटा e dni विल बी इक्वल टू दी 0। सो इस केस में log ऑफ
जी आई अपॉन एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, जिसको हम रीअरेंज करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी log ऑफ जी आई अपॉन एन आई दैट इज इक्वल टू दी अल्फा प्लस बीटा ई आई। रेसिप्रोकल देखेंगे तो जी आई अपॉन एन आई दैट इज इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा प्लस बीटा ई आई, जिसका रेसिप्रोकल हमें क्या देगा एन आई अपॉन जी आई। यहाँ पे एन आई क्या है, ith सेल में पार्टिकल्स का नंबर, और जी आई है उस सेल के लिए डी जनरेसी कि उस सेल को हमने कितने सब सेल में डिवाइड किया है। सो एन आई अपॉन जी आई इज इक्वल टू द 1 अपॉन ई रेज टू द पावर अल्फा इंटू ई रेज टू द पावर बीटा ई आई। यहाँ पे जो एन आई और जी आई का रेशियो है इसे कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और 1 अपॉन ई रेज टू द पावर अल्फा और ई रेज टू द पावर बीटा आई का प्रोडक्ट हमें इसके इक्वल मिला है। यहाँ पे ई रेज टू द पावर अल्फा को हमने कांस्टेंट नाम दिया है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। सो एफ ई वन विल बी इक्वल टू द 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन ई रेज टू द पावर बीटा ई आई। सो इस फंक्शन के द्वारा हम एक सिस्टम में पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर सकते हैं। आगे हमने एक फंक्शन को हमने एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिया है ग्राफिकल फॉर्म में, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं हमने दो ग्राफ प्लॉट किए हैं, एक तो एफ ई के लिए और साथ ही हमने प्लॉट करा है एन ई के लिए। एफ ई ग्राफ को हमने दो टेम्परेचर्स के लिए प्लॉट किया है, T1 और T2 के लिए, वेयर एज T1 इज लेस देन T2, और FE1 का प्लॉट हमने देखा है E1 के EI के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसके अकॉर्डिंग एनर्जी स्टेट्स के लिए जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो एक्सपोनेंशियली डिके होती है, और साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व हमें यहाँ मिल रहा है। उसी प्रकार से हमने एन ई के लिए भी हमने ग्राफ प्लॉट किया है ई के रिस्पेक्ट में, जिसमें हमने 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए प्लॉट किया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है उन एनर्जी की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, एन ई के वैल्यू में हमें यहाँ पे एक डिक्रीमेंट हमें यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है। तो इस प्रकार से अभी हमने बात करी है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की, और उसके लिए हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिराइव किया है। अब आगे मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो k है उसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आगे हम बात कर रहे हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशंस की। इसकी दो लिमिटेशंस होती है। पहली लिमिटेशन तो ये होती है कि इसको हम केवल और केवल आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स पर ही अप्लाई कर सकते हैं, कि जो पार्टिकल सर्वसम हो और विभेद्य हो केवल उन्हीं पर हम इनको लागू करेंगे। और दूसरा हाई टेम्परेचर और लो पार्टिकल डेंसिटी के केस के लिए। अब आगे मैं बात कर रही हूँ कि यदि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखिए ये देखिए हमने केस क्या कंसीडर किया था कि हमारे पास में एक सिस्टम था, उस सिस्टम में टोटल n पार्टिकल्स है, और इन n पार्टिकल्स में से हमें n1, n2, n3 पार्टिकल्स को अलग अलग एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया था। n1 पार्टिकल को E1 एनर्जी लेवल में, n2 पार्टिकल्स को E2 एनर्जी लेवल में, और n3 पार्टिकल्स को E3 एनर्जी लेवल में। अब क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग यहाँ पर यह होगा कि जिसके द्वारा हम यह बताएंगे कि इस सिस्टम के E2 एनर्जी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए उसके लिए हम एक फॉर्मूला देते हैं। अब वो फॉर्मूला दिया जाता है PEN से, दैट इज विल बी द n अपॉन कैपिटल N। और अभी हमने यहाँ पे ऊपर nn की वैल्यू निकाली है, ये देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं। n अगर मैं किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में सिस्टम के पाए जाने की बात कर रही हूँ तो उसको मैंने n से रिप्रेजेंट किया है, और I की हम बात कर रहे हैं कि उसमें टोटल कितने पार्टिकल्स हम समीशन के फॉर्म में देखते हैं। सो nn की वैल्यू क्या हो जाएगी, Gn अपॉन ई रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा EI।
तो देखिए हमने लिखा है gn, इसको हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में से लिख सकते हैं gn अपॉन a e रेज़ टू द पावर माइनस en अपॉन kt, और कैपिटल N समीशन ओवर gi एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ei अपॉन kt। सो यदि अगर हमें कहना है कि कोई सेल के अंदर हमें पार्टिकल के उस एनर्जी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वैल्यू क्या होगी gn एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस en अपॉन kt। एन वो नंबर है जिस स्टेट में हमें सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एंड डिवाइडेड बाय द समीशन ओवर gi एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ei अपॉन kt। तो इस प्रकार से हम इस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के लिए किसी सिस्टम के एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम एक फर्दर एग्जांपल के द्वारा डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रॉब्लम सेज दैट there is a system which is having three different energy states. E1 is equals to the 0, E2 is equals to the 1.38 into 10 raised to the power minus 21 joule, and E3 is equals to the 2.76 into 10 raised to the power minus 21 joule. And these three states can occur in 2, 5 and 4 different ways respectively. Then find the probability at temperature 100 degree Kelvin the system may be in एनर्जी स्टेट E2 एंड एनर्जी स्टेट E1। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बोला है कि एक सिस्टम है जिसके 3 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हमें दिए गए हैं, और उन तीनों एनर्जी लेवल्स के लिए हमें डीजेनरेसी की वैल्यू दी गई है। और प्रॉब्लम में हमसे यह पूछा गया है कि आप हमें ये बताइए कि E2 एनर्जी लेवल में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और E1 एनर्जी स्टेट में सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो हम इस प्रॉब्लम को एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा एक सिस्टम है और इस सिस्टम में 3 एनर्जी लेवल्स है। E1 बराबर 0, सेकेंड एनर्जी लेवल है E2 बराबर 1.38 into 10 raised to the power minus 21 जूल, और थर्ड एनर्जी लेवल है E3 बराबर 2.76 into 10 raised to the power minus 21 जूल। और साथ ही हमें क्वेश्चन में यह कहा गया है कि इनके करस्पॉन्डिंग इनको हम इतने लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मींस डीजेनरेसी हमें दी गई है। तो G1 की वैल्यू है 2, G2 की वैल्यू है 5 और G3 की वैल्यू है 4। अब हमें यह बोला गया है कि एक तो प्रोबेबिलिटी ये बताइए कि जब सिस्टम के E2 स्टेट में पाए जाने की कंडीशन हो, और दूसरा ग्राउंड स्टेट मींस E1 बराबर 0 स्टेट में सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सिस्टम के E2 एनर्जी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। सो दैट इज WE2 बराबर क्या होगा, अभी हमने ऊपर एक्सप्रेशन देखा था, G2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E2 अपॉन KT डिवाइडेड बाय समीशन ओवर GI एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EI अपॉन KT। अब क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में हमें समीशन मिल रहा है, यानी हमें हर एक स्टेट के लिए 1, 2 और 3 तीनों स्टेट के लिए हमें इसको सॉल्व करना है। सो समीशन ओवर GI एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EI अपॉन KT विल बी इक्वल टू दी G1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E1 अपॉन KT प्लस G2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E2 अपॉन KT प्लस G3 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E3 अपॉन KT। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में G1, G2 और G3 तीनों की वैल्यू दी गई है। E1, E2, E3 भी हमें दिया गया है। K यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं 1.38 into 10 raised to the power minus 23, और टेम्परेचर हमें क्वेश्चन में दिया गया है 100 केल्विन। सो जब हम यहाँ पे G1, G2, G3, E1, E2, E3 और K एंड T की वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो समीशन ओवर GI एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EI अपॉन KT की वैल्यू हमें मिलती है 2 प्लस 5 e रेज़ टू द पावर माइनस 1 प्लस 4 e रेज़ टू द पावर माइनस 2। अब क्योंकि E की वैल्यू इक्वल होती है 2.717 के, तो फर्दर सॉल्व करने पे हमें समीशन ओवर GI एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EI अपॉन KT की वैल्यू मिलती है 4.38 के इक्वल। अब हमारा मेन टारगेट हमें निकालना है E2 स्टेट में सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, समीशन, इसका फॉर्मूला था G2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E2 अपॉन KT
डिवाइडेड बाय समीशन ओवर जी आई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई आई अपॉन के टी। जहां पे हमने देखा समीशन ओवर जी आई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई आई अपॉन के टी की वैल्यू 4.38 के इक्वल है एंड समीशन ओवर G2 एंड G2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E2 अपॉन K2 की वैल्यू है 5 e raised to the power minus 1 और 1.84। सो अब हमने डिवाइड कर दिया इसमें 1.84 में 4.38 का, तो हमें क्या वैल्यू मिलती है 0.42। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सिस्टम के E2 एनर्जी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.42। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि यदि सिस्टम E1 एनर्जी स्टेट में है तो उस केस में उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं WE1 से। फॉर्मूला होगा G1 e raised to the power minus E1 upon KT divided by summation over GI exponential of minus EI upon KT। अभी हमने देखा था E1 की वैल्यू क्या है 0, तो यहां से और उसका GI की वैल्यू क्या था 2, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, GI की वैल्यू 2 और समीशन ओवर GI एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EI अपॉन K2 की वैल्यू क्या आई है 4.38। तो फर्दर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है 0.456। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिस्टम के जीरो एनर्जी लेवल स्टेट मींस ग्राउंड स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ मैक्सिमम मिल रही है। थैंक यू सो मच।